everyone, welcome back to my channel. This is me Upashna Tripathi. Hope all you are doing great. So without any further delay शुरू करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इस वीडियो को 1.5x 1.75x या फिर 2x पर करके देख सकते हो। इससे आपका टाइम सेव हो। सो गाइज, मेरे पास बहुत ज़्यादा ये कमेंट आता है कि इज़ NCERT इज़ एनफ, क्या NCERT एनफ है एग्ज़ाम के पर्पज़ से या फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो मैं बताती हूँ, NCERT से ना NCERT से हटकर कभी क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, अपवाद हर एग्ज़ाम में होते हैं। हर एग्ज़ाम में ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 4-5 क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं, या फिर ऐसे घुमा कर पूछा जाता है ना कि आप उसको चाह कर भी नहीं कर पाओगे। बट मैक्सिमम क्वेश्चन NCERT के ही रिगार्डिंग होता है। मैं अब यहाँ पे आपको ये बताऊंगी कि NCERT पढ़ने का सही तरीका क्या है। बिकॉज देखो, NCERT हर कोई पढ़ता है, बट आपको एटलीस्ट सही तरीका पता होना चाहिए कि NCERT पढ़ना कैसे है, ताकि आप रिवीजन के टाइम भी, अगर मान लो आपने पढ़ भी लिया है NCERT या फिर मल्टीपल रिवीजन कर लिया है, तो आप रिवीजन के टाइम एटलीस्ट उसको अच्छे से देखो। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। मैं ये वर्ल्ड हिस्ट्री का बुक ली हुई हूँ और ये क्लास 10th का बुक है, और मैं बहुत ईजी चैप्टर ली हुई हूँ, भारत का राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। और ये आपको पता ही होगा कि ये सबको पढ़ना है, लाइक जिसका साइंस भी है, जिसका सोशल साइंस है, जिसका मैथ्स है, जिसका इंग्लिश है, जिसका हिंदी है, सबको मॉडर्न हिस्ट्री तो ज़रूर से ज़रूर पढ़नी है। और मॉडर्न हिस्ट्री आपको मिलता है क्लास 10th में। ठीक है, तो इसमें ना एक ये बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, और इस बॉक्स में ना भगत सिंह के बारे में बोला गया है, भगत सिंह के बारे में बताया गया है। और इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई, उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल थी। ठीक है, भगत सिंह के बारे में बताया गया कि जब उनको फांसी दी गई तो उनकी उम्र केवल 23 साल थी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है। बट आपको ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि भगत सिंह को कब फांसी दी गई, एग्जैक्ट डेट क्या थी, या फिर भगत सिंह को क्यों फांसी दी गई, या फिर भगत सिंह कौन थे, फिर उन्होंने क्या क्या किया, ये सब नहीं दिया हुआ है। तो ये सब आपको ना, जहाँ भी आपको नया टर्म दिखे, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद, कुछ भी मिले नया टर्म, तो आपको ना उस पर सर्च करना है। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं इसी बुक से, पेज नंबर है 40, और इसमें ना एक सेकंड पारा में अगर आप देखो तो इस बुक में ना अब्दुल गफ़ार खान का जिक्र किया गया है। बस इसमें यही लिखा गया है कि अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ़ार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर गई। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अब्दुल गफ़ार खान के बारे में। बट आपको ना यहाँ पे ये सर्च करना होगा, ये रिसर्च करना होगा खुद से कि अब्दुल गफ़ार कौन थे, किस प्रांत के थे, और उन्होंने क्या किया था कि उनको गिरफ्तारी हुई, या फिर वो कहाँ से थे, क्या क्या किया है उन्होंने कांग्रेस के दौरान, मतलब भारतीय स्वतंत्रता में उनकी क्या भागीदारी रही, ये सब आपको खुद से रिसर्च करना होगा। इन शॉर्ट मैं यही बताना चाहती हूँ कि NCERT से बाहर का क्वेश्चन नहीं रहता है। आपको ऐसा लगता है कि बाहर का क्वेश्चन है, क्योंकि NCERT में ना कभी कभी लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठ के आता है और कभी कभी बहुत घुमा के आता है। जैसे मान लो अब्दुल गफ़ार खान के बारे में दिया हुआ कि उनको फांसी हुई, बट वो ये नहीं बताया है कि वो किस प्रांत से बिलोंग करते थे, या फिर वो उन्होंने क्या किया है भारतीय स्वतंत्रता में, उनकी क्या भागीदारी थी। तो ये सब आपको खुद से रिसर्च करना होगा। आपको नया नाम दिखे, नया शहर दिखे, आपको हर चीज़ पे रिसर्च करना होगा। मतलब NCERT पढ़ने का यही तरीका होना चाहिए कि आप एक एक चीज़ सर्च करो, एक एक चीज़, अगर कुछ नया टर्म आ जाए ना तो उसको अंडरलाइन करके उस पर खुद से, मतलब आप गूगल से सहायता ले सकते हो, बुक से सहायता ले सकते हो, बट उसके बारे में आप रिसर्च करो। अब मैं आपको एक और यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू एक और समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ना पेज नंबर 120 में सेकंड पैराग्राफ है और 6.2 छपाई भारत आई, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, टॉपिक लिखा हुआ है। और पहला लाइन यही से शुरू होता है कि प्रिंटिंग प्रेस पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया, ऐसा लिखा हुआ है। बट ना यहाँ पे 16वीं सदी तो लिखा है, बट एग्जैक्ट डेट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। NCERT में एग्जैक्ट यहाँ पे डेट नहीं दी गई है कि 16वीं सदी में कब, आखिर एग्जैक्ट डेट तो होगा ना। तो यहाँ पे आपको खुद रिसर्च करना होगा कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आया, पुर्तगाली के थ्रू आया, कब आया, 16वीं सदी में कब आया। तो 1556 ईस्वी में आया, गोवा में आया, बट कहाँ आया, गोवा में एग्जैक्ट जगह भी तो होगा, तो कहाँ आया, तो सेंट पॉल कॉलेज आया। तो ये सब आपको खुद रिसर्च करना होगा। मैं आपको अभी 3 एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, और एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया हुआ है चंद्रिका वाली, वो भी। तो NCERT पढ़ने का ये तरीका है। ठीक है, आप जब भी पढ़ते हो, जब भी NCERT पढ़ते हो, तो आप इसी तरह से पढ़ो। कोई भी नया टर्म आए उसको अंडरलाइन करो और उसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दो। और एक बात मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता देती हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट में ना, आपका जो सब्जेक्ट है 80 नंबर वाला, उसमें हमेशा NCERT को ही फॉलो करना। ऐसा नहीं कि आप ये बुक भी पढ़ लो, वो बुक भी पढ़ लो,
ये बुक भी वो बुक भी, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद का एनसीईआरटी ही कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी ही में ही सब कुछ सब चीज़ दिया हुआ है, सब कुछ है एनसीईआरटी में। आपको अपनी एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़नी होगी। और एनसीईआरटी में ऐसा क्या नहीं है जो नहीं दिया हुआ है आपको। जब भी आप टीआरई 1 का पेपर उठाओ, टीआरई 2 का पेपर उठाओ, टीआरई 3 का कैंसल पेपर उठाओ, या फिर टीआरई 3 का री एग्ज़ाम उठाओ, आपको हर जगह एनसीईआरटी ही मिलेगी। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। 2-4 अपवाद है, वो हर एग्ज़ाम में आता है। वो मैं खुद आपको बोल रही हूँ कि 2-4 अपवाद होता है, 2-4 एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट वो हर एग्ज़ाम में होता है। तो अगर उन 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो एक-एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की ही होती है। और हाँ, अगर आपको मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो, तो यू कैन गो विद टारगेट विद अंकित के विपिन सर, एंड वो आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे। क्योंकि मैं जब टीआरई 3 का प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो उनका प्लेलिस्ट बना हुआ था हिस्ट्री से, और उसमें 9th क्लास का पूरा चैप्टर लाइक 1 2 3 4 5, और क्लास 10th का पूरा चैप्टर 1 2 3 4 5 पूरा उन्होंने बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ाया हुआ है। तो आप उनके उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो उनका आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो एनसीईआरटी के लिए। बट हाँ, मैं आपको एक और एडवाइस दूंगी कि आप ना, जैसे दवा में रामबाण होता है ना, वैसे हिस्ट्री में रामबाण है सनी सर। तो आप उनका वीडियो, उनका आप मान लो पेड कोर्स आपने नहीं ले रखा हो, बट आप उनका प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना वाईटी पे। वो बहुत अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ाते हैं। मतलब जो चीज़ एनसीईआरटी में लाइक छिपी हुई है, एनसीईआरटी में तो हर चीज़ दी हुई है, बट आपको वो खुद ढूंढना होता है। तो जो भी छिपी हुई है वो आपको बहुत अच्छे से उभार के पढ़ाएंगे। तो उनका ज़रूर वीडियो देखना, उनका प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। वो बहुत एक एक चीज़ बताएंगे। मान लो वोल्टेयर का नाम इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट वो ना बॉक्स में दिया हुआ है। एनसीईआरटी के मेन उसमें जो होता है उसमें नहीं दिया हुआ है, बॉक्स में दिया हुआ है। तो वो वोल्टेयर के बारे में भी बताते हैं। ओलंपे द गूज आपने नाम सुना होगा, वो भी बॉक्स में दिया हुआ है, बट वो ओलंपे द गूज के बारे में बता रहे होंगे। तो ये सब आप उनका प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, वो बहुत अच्छे से आपका हिस्ट्री कवर करवा देंगे। और पॉलिटी के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि पॉलिटी कैसे आप अच्छे से अच्छे कर सकते हो। और हाँ, मेरे पास आजकल कमेंट आ रहा है बायो के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं जब होमवर्क सीरीज़ देती हूँ ना, तो उसमें बायो में आजकल हमेशा देती हूँ। और बहुत लोग को कन्फ्यूज़न है कि बायो का कौन सा प्लेलिस्ट चेक करना है। खान सर का प्लेलिस्ट बना होता है, बट बहुत लोगों को मिल नहीं पा रहा है। बट मैं आपको ये बात बता दूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट है साइंस, तो फिर यू कैन गो विद उनका जो प्लेलिस्ट है 121 वीडियोज़ वाला, वो आप देख सकते हो। बट अगर आपका सब्जेक्ट ही है एसएसटी या फिर कोई और सब्जेक्ट है आपका, और आपको पढ़ना है बायो, तो आप 121 वीडियो क्यों देखोगे। मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उनका जो 27 वीडियोज़ वाला प्लेलिस्ट है, मैं उसका लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। आप उस लिंक के सहायता देख सकते हो। उनका सारा जो भी मैं होमवर्क सीरीज़ देती हूँ ना, मैं उसी प्लेलिस्ट से ही देती हूँ। और हाँ, उनका वीडियो देखने के बाद एक बार बुक ज़रूर रीड कर लेना, तो आपका बायो भी हो जाएगा, जीके जीएस सेक्शन वाला, साइंस में बायो वाला पोर्शन, क्योंकि बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आता है साइंस में। और हाँ, एक बात और, एज योर सीनियर, नॉट सीनियर, मैं आपकी सीनियर तो नहीं हूँ, मैं आपकी एज अ क्लास फेलो आप समझ लो, या फिर आप अपनी फ्रेंड समझ लो, या फिर आप अपनी बहन समझ लो। आपको मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए हो, या फिर आपको मेरे से कुछ भी पूछना हो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं हमेशा आपके लिए हूँ। और ऐसा नहीं है कि बस ये वीडियो के लिए है। मैं अक्सर, मेरे पास इंस्टा पे जो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे से, मतलब मुझे ऐसा जब भी लगता है कि ये जेन्युइन पूछ रहा है मेरे से, या फिर जेन्युइन पूछ रही है मेरे से, तो मैं उनका रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। तो अगर मुझसे आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, वेदर आपको हिस्ट्री पॉलिटी में चाहिए हो, जीके जीएस सेक्शन में चाहिए हो, या फिर करंट अफेयर्स में चाहिए हो, या फिर कोई भी पोर्शन में चाहिए हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं आपका हर तरह से हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। बस वो क्वेश्चन, वो चीज़ें बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होनी चाहिए, अदरवाइज़ मैं मैसेज सीन भी नहीं करती हूँ। और हाँ, आपको जो भी एग्ज़ाम पर्पस, एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो, तो आप यहाँ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपको आंसर ज़रूर से ज़रूर दूँगी। और बस इतना ही बोलना था। होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और होमवर्क सीरीज़ का फ़ायदा उठा रहे होंगे। और टेलीग्राम पे ये जो ग्रुप डिस्कशन होता है, आप उसमें भी एक्टिव होते होंगे, क्वेश्चन अराइज करते होंगे, क्वेश्चन देते होंगे। तो बस इतना ही बोलना था। अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट। बाय गाइज़। और मेक श्योर टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। बस इतना ही बोलना था। बाय।